चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राजभवन में भारत स्काउट गाइड के 75वें स्थापना दिवस की स्मृति पर निर्मित स्टिकर का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान स्काउट गाइड संगठन की 75 वर्ष की यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए सेवा और संकल्प के उद्देश्य से स्थापित संगठन से युवाओं को निरंतर प्रेरणा लेते और विकसित भारत में योगदान का आह्वान किया है। इससे पहले राज्यपाल बागड़े को स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य के नेतृत्व में स्काउट गाइड शिष्टमंडल ने मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। उधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से गुरुवार को राजभवन में भारतीय पुलिस सेवा के 76 RR 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की और राज्यपाल बागड़े ने अधिकारियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस सेवा में कानून व्यवस्था की सभी स्तरों पर पालना करवाने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सदा सजग रहते हुए कार्य करने की भी जोर दिया है। उधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ और जो फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इनोफेस्ट इंडिया 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल बागड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकसित भारत 2047 की कल्पना संजोई है और इसकी सफलता मानव शक्ति की सुनियोजित उपयोग के साथ राष्ट्र में युवाओं द्वारा नए नए स्टार्टअप उद्यमिता विकास के कार्य अधिकाधिक करने से ही संभव होगी। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले समय में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2027-28 तक जो है भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के साथ तीसरी सबसे बड़ी GDP होने का अनुमान व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप्स आज के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इससे न केवल रोजगार का सृजन होता है बल्कि नए विचारों और प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से जो है समाज का विकास भी अग्रसर होता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आजाद होने के बाद देश में अनाज की कमी थी, परंतु भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयास हुए। आज देश अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तकनीकी विकास के महती कार्य हुए। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस लेख की निंदा की है जिसमें उन्होंने पूर्व राज परिवारों के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में अपने लेख के माध्यम से पूर्व राज परिवारों पर सारहीन आरोप लगाए हैं। महाराजाओं को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। राहुल गांधी द्वारा लिखे गए लेख में पूर्व राज परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कड़ी निंदा की है और दिया कुमारी ने कहा कि एकीकृत भारत का सपना जो है पूरा करने के लिए सभी राज परिवार ने अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया। राहुल गांधी जी को इतिहास की जानकारी नहीं है। उनके द्वारा इतिहास के तथ्यों को जाने बिना इस तरह के लेख लिखना नितांत अनावश्यक और निंदनीय है। वे अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए दूसरों के परिवारों पर कीचड़ उछालना बंद करें और अपने संवैधानिक पद की मर्यादा को बनाए रखें। का केंद्र बिंदु भी महिला ही है। महिलाएं हमारे बहुत ज्यादा उत्साह है और ये निश्चित भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। महिला आरक्षण की बात की मैडम आपने कहा कि हमने बटन दबाया था। किस तरह के देखते हैं, क्या ये मुद्दा धरातल तक लेकर जा पाएंगे आप? देखिए, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी उस समय सांसद हूँ और मैं खुद मुझे हैरानी हुई कि कैसे विपक्ष इस बिल पर बहस कर रहे हैं। ये तो बिल सबकी सहमति से और पास हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। ये रात को 12 बज गए तब जाके ये पास हुआ, पूरे दिन भर नहीं। इसका मतलब आप इस चीज की होना आप चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। राहुल गांधी ने लिखा है, उस पर क्या राहुल गांधी जी के लेख को तो मैं बहुत निंदा करती हूँ। उन्होंने पूर्व राज परिवारों के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की
बिल्कुल ऐसी टिप्पणी है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्वत ली, राज परिवारों ने रिश्वत ली अंग्रेजों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दी। ऐसी बात वो करते हैं जबकि हिस्टोरिकली ये बिल्कुल सही नहीं है। उल्टा राज परिवारों ने बहुत कुछ दिया। जब हमारे देश का एकीकरण हुआ उस समय सबसे पहले तो राज परिवारों ने ही अपनी संपत्तियां हो चाहे कुछ भी हो सब कुछ आगे बढ़कर गवर्नमेंट को दी। तो ये बात तो बिल्कुल ही मुझे लगता है पता नहीं किसने उनको बता दी कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दौसा में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उपस्थित महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता आने वाले 13 तारीख को घर घर से वोटरों को प्रेरित कर बूथ तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं और अब ये मातृशक्ति की जिम्मेदारी है कि घर का कोई भी व्यक्ति वोट देने से बाकी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजस्थान को भी एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आने वाले दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर मिलेगा। उधर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशन और नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के सर्वांगीण और आधारभूत विकास के लिए विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को JDA के मंथन में सभागार में PWD की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 50 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिससे कि जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। और बता दें कि जून 5 में सहकार मार्ग से शिप्रा पथ वाया करतारपुर, महेश नगर, गोपालपुरा और शांतिनगर मुख्य सड़क तक RRVPNL द्वारा किए गए सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए कार्योत्तर 6.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। उधर जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। बता दें कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 45,000 करोड़ से 205 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे कि 2,06,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही बता दें कि जिला कलेक्टर ने गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिति की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले अपनी अहम भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे चरण के तहत उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जेद्दा में सैकड़ों कैपिटल अल मुवैदीब ग्रुप, जेद्दा चैम्बर, बिनजागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी से मुलाकात की। उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है और इन मुलाकातों के दौरान इन सभी कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, IT और ITES, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रों में निवेश की प्रति रुचि दिखाई है। इस दौरान इन कंपनियों को 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट है उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहली मुलाकात सऊदी अरब की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट और निवेश सलाहकार फर्म SEDCO कैपिटल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की और इस बैठक में SEDCO कैपिटल के अधिकारियों ने राजस्थान में अपना कारोबार स्थापित करने और राज्य के स्वास्थ्य और IT क्षेत्र में मौजूद अवसरों का पता लगाने के प्रति रुचि दिखाई।
उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देवनानी ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 की सक्रियता, संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, अवसर और चुनौतियों और दिशा निर्देशन, सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने के लिए विषयों पर सम्मेलन को संबोधित किया है। और इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत और राजस्थान में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बता दें कि केंद्र और राजस्थान सरकार की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देवनानी ने कहा कि भारत में प्रभावी कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र और राज्यों में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने और भेदभाव का मुकाबला करने के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र में नया वातावरण बना है। उधर पंत कृषि भवन में विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि जिसकी अध्यक्षता कृषि और उद्यानिकी शासन सचिव राजन विशाल ने की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को त्वरित लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5,500 फार्म पॉन्ड, 3,000 कृषकों को पाइपलाइन, 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसी प्रकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण, 2,000 वर्गी कंपोस्ट इकाइयां और गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3,000 किसानों को गौवंश से जैविक खाद्य उत्पाद के लिए सहायता और 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के साथ 10,000 कृषि विषय के अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। और नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। साथ ही बता दें कि शासन सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए 100% क्रियान्वित करके समय पर पूरा करें और विभागीय अधिकारी ज्यादा से ज्यादा कृषकों को योजनाओं की जानकारी दें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक कृषक को विभागीय योजना का लाभ मिल सके। उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के देवली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 9 नवंबर को झुंझुनू में सुबह 11 बजे सुल्ताना की राजकीय स्कूल और दोपहर 1 बजे खीवसर विधानसभा क्षेत्र के कुचेरा की राजकीय स्कूल के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों में बेहतर तालमेल बनाकर चल रही है और सत्ता के मंत्रीगण जहां जन तक सरकार की योजना को पहुंचा रहे हैं और तो वहीं संगठन के पदाधिकारी भी बीजेपी की रीति और नीति जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ सरकार के मंत्रीगण और संगठन के पदाधिकारी आमजन के साथ मिलकर कमल के फूल के लिए कार्य कर रहे हैं। बीजेपी संगठित होकर कार्य कर रही है और इसमें उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत निश्चित होगी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान की शुरुआत हुई और इस मौके पर आमजन और महिलाओं की कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है और उन्हें कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया गया है। बता दें कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि जिले में गुरुवार को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर अस्पतालों में कैंसर स्क्रीनिंग कैंपों का आयोजन किया गया और इसमें आमजन की कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान के अंतर्गत महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। बता दें कि कैंसर के कारण रोकथाम और उपचार की जटिलताओं के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर मरीज की पहचान कर उपयुक्त उपचार करने से कैंसर से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। जिले में स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का आयोजन आगामी 10 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।
उधर जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं को जनता से संबंधित कार्यों में रोक लगाने की बजाय बेहतर करने के सुझाव सरकार को देने चाहिए, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है। आज एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी के भाषणों में सदैव परिवार भाव और वसुदैव कुटुंबकम का भी जो है भाव सुनने को मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव एकजुट और संगठित रहने का आह्वान करते हैं। अगर देशवासी एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो देश का विकास तो होगा ही, इसमें गलत कुछ नहीं है। हमें एकजुटता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव या उपचुनाव ही नहीं, प्रदेश भर में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उधर नागौर की विसर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल बुधवार को दर्जनों गांव का दौरा किया और आकला, महेशपुरा, नरवा आदि गांवों में जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि कनिका बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने यहां विधायक कोष के पैसे रुकवा दिए हैं। द्वेषता के कारण लोगों को तंग करवाया जा रहा है, लेकिन जनता मत की चोट से इसका जवाब देगी। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुडाला सरपंच की निलंबन की कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया है। वहीं पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीब, किसान और मजदूर की बात करने वाली पार्टी है, इसलिए विधानसभा में कनिका बेनीवाल जैसे शिक्षित और योग्य उम्मीदवार का जाना जरूरी है। वहीं कनिका बेनीवाल ने कहा कि गरीब को गणेश मानकर जनता की सेवा करे। उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में विभिन्न योजना प्रभारियों और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजना की प्रगति की समीक्षा ली और बैठक में निदेशक ने अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंद व्यक्तियों को मिलना चाहिए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित आवेदनों और छात्रवृत्ति संबंधित आपत्तियों का निस्तारण प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 75% से कम छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने वाले जिलाधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो है अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण संपर्क पोर्टल और ई-फाइलिंग के निस्तारण सहित अन्य विभागीय योजना की भी समीक्षा की है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए एक नई तकनीक जिसे लिक्विड बायोप्सी कहा जाता है, कैंसर की जांच के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। इस तकनीक की सहायता से रोगियों के रक्त के नमूने से ही कैंसर के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं और जिससे कि पारंपरिक बायोप्सी की आवश्यकता कम हो जाती है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अजय वापना ने बताया कि लिक्विड बायोप्सी एक ऐसी विधि है जो शरीर के विभिन्न अंगों में मौजूद कैंसर कोशिकाओं के डीएनए के छोटे टुकड़ों का पता लगाती है। पारंपरिक बायोप्सी में प्रभावित ऊतकों का नमूना लिया जाता है जो अक्सर दर्दनाक और जटिल होता है। वहीं लिक्विड बायोप्सी रक्त के नमूने से ही कैंसर का पता लगाने में सक्षम होती है, जो इसे न केवल आसान बल्कि कम जोखिम भरा भी बनाती है। बता दें कि लिक्विड बायोप्सी कैंसर की जांच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो आने वाले समय में कैंसर की शुरुआती पहचान और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसा आप सभी को मालूम है, कैंसर के डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है। बायोप्सी में हम ऊतकों की जांच करते हैं या फिर कोई जो गांठ होती है उसकी जांच करते हैं। वो या तो हम ट्रूकट बायोप्सी करते हैं जो एक निडल द्वारा की जाती है, या उस गांठ को पूरा निकालने की भी कोशिश करते हैं जिससे डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि जो हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी का डायग्नोसिस है उसी से कैंसर का कंफर्मेशन होता है।
ये जनरली एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, जिसमें मरीज काफी आनाकानी भी करते हैं और उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि गांठ को छेड़ने से कहीं उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। इसके पर्याय के रूप में हम लिक्विड बायोप्सी का आविष्कार लेके आए हैं, जिसमें ब्लड से ही हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कैंसर का, और ये टिश्यू डायग्नोसिस जो हम बायोप्सी से करते हैं उससे भी ज्यादा कारगर है। चूंकि ये रक्त से करते हैं इसलिए इसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। इसमें हम शरीर में जो डीएनए में खराबी आई है ट्यूमर की वजह से, और ट्यूमर में जो खराबी आई है, वो हम बहुत उच्च कोटि का डायग्नोसिस दे सकते हैं, और इससे डायग्नोसिस पूर्ण रूप से परफेक्टली हो जाता है। निदान के लिए तो एक लिक्विड बायोप्सी है ही एक बहुत कारगर, पर कैंसर के इलाज के बाद उसकी मॉनिटरिंग कि हम कैंसर के किस स्टेज में है, कैंसर कंट्रोल है या नहीं है, उसके लिए भी लिक्विड बायोप्सी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आ रहा है। तो निश्चित रूप से भविष्य में लिक्विड बायोप्सी एक बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट साबित होगी और कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। उधर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में बुधवार को राजस्थानी फैशन शो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता में 34 महिलाओं की भागीदारी रही है। कार्यक्रम में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर विठल बिस्सा, राजकीय सुदर्शना कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अभिलाषा अल्लाह समेत कई महाविद्यालयों के प्राचार्य बतौर अतिथि मौजूद रहे। राजस्थानी फैशन शो के 3 राउंड में महिलाओं ने रैंप वॉक, प्रश्नोत्तरी, पारंपरिक वेशभूषा की प्रस्तुति दी। फैशन शो की निर्णायक सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर विमला डुकवाल, सोहानी शर्मा और सुनीता गौड़ थी। बता दें कि प्रतियोगिता में जयमाला मोदी, अमृता क्वीन, मुस्कान सुथार फर्स्ट रनअप और द्रौपदी नाई सेकंड रनर अप रही हैं, और वहीं इसके बाद विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया है। उधर चाकसू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ौदिया में सुंदर मन बाल विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान में बुधवार को प्रतिभाशाली बच्चों को साइकिल और सभी बच्चों को निःशुल्क शूज और जुराब दिए गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम में विशिष्ट मुख्य अतिथि नीदरलैंड की अग्निता रही हैं। वहीं विद्यालय में मराइन पॉल और इनका अर्जुन योस्ट बावरा फुलचंद नीदरलैंड निवासियों का माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया है। तो वहीं कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के 15 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है। इस दौरान 200 बच्चों को जूते दिए गए हैं। तो वहीं राजू सैनी, माया सैनी, नवरत्न सैनी ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उधर चित्तौड़गढ़ जिले की स्पेशल पुलिस टीम ने विजयपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि कार्रवाई के दौरान एक पिकअप से 10 क्विंटल 40 किलो 820 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा, 12 बोर गन का एक खाली और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि वाहन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अवैध डोडा चूरा की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी ग्रामीण शिव प्रकाश के पर्यवेक्षण में पालुशा तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी और इस दौरान तेजी से आ रही एक कार को और पिकअप की जांच की गई, जिसमें अवैध मादक पदार्थ तस्करी होना पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिकअप से डोडा चूरा समेत कार को सीज कर दिया है। उधर बाड़मेर के धरीमन्ना कस्बे में 3 दिन पहले 2 व्यक्तियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक वाहन जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विकास उर्फ विक्रम सांचौर जिले से 2000 का इनामी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि 2 नवंबर को सुनील कुमार बिश्नोई ने धोरीमन्ना थाने में रिपोर्ट दी थी कि वो कहीं से आ रहा था, तभी रास्ते में आरोपी ने सुनियोजित तरीके से हत्या करने की नीयत से गाड़ी को टक्कर मारकर रुकवाया।
उधर भारत की प्रतिष्ठित सोलर और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड यानी कि INA सोलर ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। उक्त अवधि में कंपनी ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अनुसार गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 280.06 करोड़ रुपए के मुकाबले 612.69 करोड़ रुपए का टर्नओवर अर्जित किया है, जो कि पिछले साल से 118.77% अधिक है। वहीं उक्त अवधि में कंपनी ने 15.03 करोड़ रुपए के मुकाबले 61.27 करोड़ रुपए का कर के बाद शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 307.65 अधिक है। वहीं समान अवधि में कंपनी ने 29.75 करोड़ के मुकाबले 81.00 करोड़ एबिटा अर्जित किया है। पिछले साल से की अगर बात की जाए तो 172.27% अधिक है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर बात की जाए तो 7.22 के मुकाबले इस साल 29.41 रहा है, जो कि पिछले साल से 307.34 अधिक है। राजस्थान जयपुर में 3 GW की नई आगामी सुविधा के साथ INA सोलर भारत में 4 GW से अधिक सोलर मॉड्यूल क्षमता वाली सबसे बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनी में से एक होगी और साथ ही कंपनी मार्च 2025 तक एल्यूमिनियम फ्रेम 12,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता की नई यूनिट लगाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मार्च 2026 तक 1.5 गीगावाट सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।